હું તો બોલીશમાં હવે વાત આમ આદમી પાર્ટીની. આમ આદમી પાર્ટી એક એવો ચહેરો લઈને આવ્યું છે જેનું નામ છે રાઘવ. જી હા, આમ આદમી પાર્ટીને સહારો છે રાઘવનો. બહુ સાંકેતિક શબ્દમાં બોલી રહ્યો છું. રાઘવનો મતલબ આપ સમજી શકો છો. અને રાઘવ ક્યારે અસત્ય ન જ બોલે. આ સતયુગમાં હતું, कलयुगનું નથી જાણતો. राघव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप देश के राज्यसभा के सबसे यंगेस्ट सांसद है और स्वाभाविक तौर पे ही आपका नाम भी राघव है. अपेक्षा रखूंगा अगली जो भी बात हो, मुझे आपकी पार्टी की तरह गारंटी कार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी बात करेंगे राघव नाम यथार्थ साबित करके करेंगे. क्योंकि आपकी, मैं देख रहा था आपका प्रोफाइल, 33 साल की उम्र है. मैं गुजरात को देख रहा हूँ, 33 साल से गुजरात में लगभग मान सकते हैं करीब 33 साल होने को आए. और समझ लो इस बार भी निकल गई तो 33 साल हो ही जाएंगे बीजेपी को. आपकी जितनी उम्र है उतनी ही उम्र से, उतने ही साल से यहाँ बीजेपी का शासन है. कितना बड़ा पड़कार. बहुत अच्छा सवाल है और मैं अक्सर यही लॉजिक लेकर लोगों के बीच जाता हूं और ये कहता हूं कि मुझ जैसे युवा जो 25 साल के, 27 साल के, 30 साल के युवा हैं गुजरात के, उन्होंने आज तक सिर्फ एक ही पार्टी का शासन देखा, भाजपा का, और किसी पार्टी को नहीं देखा और किसी पार्टी को नहीं आजमाया. 3 बिंदु जो आज गुजरात के युवा के मन में है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर. पहली बिंदु बदलाव, दूसरी बिंदु बदलाव और तीसरी बिंदु भी बदलाव. देखिए राघव जी, आप बदलाव की बात कर रहे हैं, आप लोगों के मन की बात कर रहे हैं. शायद आप आपके मन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही तो वजह रही बिना गारंटी कार्ड गुजरात की जनता अब तक बीजेपी पर भरोसा करती रही. आपको लग रहा है क्योंकि आपको एंट्री लेनी है, आपको लग रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं. लेकिन आप 2014 में भी तो आए थे, 2014 में भी तो आपने कैंडिडेट उतारे थे. तब क्यों गुजरात की जनता को बदलाव की जरूरत है? अभी क्यों बदलाव है? दूसरा, कभी भी बीजेपी ने गारंटी कार्ड नहीं दिया, फिर भी कॉरपोरेशन में लोग बीजेपी पे भरोसा करते हैं. आप लोग भी तो कॉरपोरेशन में थे इस बार के चुनाव में. विधानसभा की बात है, बीजेपी पे भरोसा करते हैं. आपको लग रहा है, लेकिन गुजरात को लग रहा है कि स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए. रौनक भाई, अभी तक की भारतीय जनता पार्टी की, भाजपा की जो एक सफल यात्रा रही गुजरात में, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट भाजपा को कम और निकम्मी कांग्रेस को ज्यादा जाता है. नहीं, आप 2014 में आप थे. मैं आ रहा हूं उस पे, मैं उसका जवाब दूंगा. कांग्रेस वो पार्टी जो 27 साल से भाजपा को गुजरात में चुनौती नहीं दे पाई, उस बूढ़ी, उस थकी हुई, बिखरी हुई कांग्रेस से कुछ उम्मीद नहीं करी जा सकती. वो कांग्रेस कभी भी भाजपा का विकल्प नहीं बन सकती. आम आदमी पार्टी अभी 10 साल की भी नहीं हुई रौनक भाई. हमारी 2 राज्यों में सरकार है, एक दिल्ली में और एक पंजाब में. लेकिन राघव देखिए, गुजराती में कहावत है, जो बेटा बाप का नहीं हो सकता है वो किसी का नहीं हो सकता है. और आप जानते हैं इस पार्टी का जन्म कहां से हुआ है और वो जन्मदाता कौन है. मैं अन्ना की बात कर रहा हूं. और गुजरात के लोग ये बात चर्चा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना के साथ द्रोह किया. अरविंद केजरीवाल को मैंने भी सुना है, गुजरात ने भी सुना है, बार बार कहते हुए कि हम राजनीति में नहीं आएंगे. और अभी भी ये कहते हैं कि हम राजनीति नहीं जानते हैं. लेकिन सच्चाई ये है कि शायद राजनीति अरविंद केजरीवाल से ज्यादा कोई नहीं जानता है. देखिए, हम आम घरों के लोग हैं रौनक भाई. हम लोग राजनीति में अपना करियर बनाने नहीं आए, हम अपने करियर को छोड़ के, लात मार के राजनीति में आए हैं. अरविंद केजरीवाल जी आईआईटी के इंजीनियर, इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करते थे. अगर ठाठ की जिंदगी और करोड़ों रुपए की कमाई चाहते तो आराम से कर सकते थे, इतने बड़े अफसर थे. मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर आया, करोड़ों की नौकरी को छोड़ के इस आंदोलन में आया. इसलिए कि जब तक आपके, हमारे जैसे लोग, आम घरों के बच्चे बच्चियां, आम घरों के लड़के लड़कियां अपने करियर को लात मारकर इस राजनीति के दलदल में नहीं उतरेंगे तो भारत की राजनीति कभी साफ नहीं हो सकती. इसीलिए आज आम आदमी पार्टी, जिसका एक ही नायक है, जिस नायक का नाम है अरविंद केजरीवाल, उनकी अगुवाई में हम सब यहां आए हैं और हम सॉल्यूशंस देते हैं रौनक भाई. नहीं, लेकिन हम लफबाजी या जुमलेबाजी नहीं करते हैं. राघव जी देखिए, क्योंकि मेरे मुंह से राघव जी उसके लिए निकल जाता है कि गुजरात के एक मंत्री है जिनका नाम राघव जी है. देखिए, आप
मेरे आप जवाब मुझे राघव कहें बस। आप बोलते कि राजनीति नहीं आती है, सच्चाई ये है कि शायद आपको ही राजनीति आती है और राजनीति कर रहे हैं। आपने बहुत आसानी से वो जवाब स्किप कर दिया मेरे सवाल का कि अन्ना के साथ द्रोह क्यों किया। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जो आप नायक बता रहे हैं, उनको अचानक ही ज्ञान हो गया जैसे अन्ना के स्टेज से उतरे कि राजनीति में आ जाए, दलदल में आ जाए और साफ करे। जब तक मंच पर थे तब तक आंदोलन अच्छा लगता था। देखिए, अन्ना हजारे हमारे लिए पिता समान थे, हैं, रहेंगे। उनकी यात्रा हमारे साथ आंदोलन तक थी। हमने क्या मांग करी थी, क्योंकि आप बार बार आंदोलन की तरफ जा रहे हैं। आंदोलन में हमने मांग करी थी कि हमें एक लोकपाल कानून ला दीजिए जिसमें देश में भ्रष्टाचार रुक जाएगा। उस समय की कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर कानून इतना ही पसंद है, अगर कानून बनाने की इतनी इच्छा है तो पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो, सरकार बनाओ और अपना कानून लाओ। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा ठीक है भैया, चुनौती स्वीकार है। पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, सरकार बनाई और अपना लोकपाल कानून लाए। लेकिन अन्ना का आशीर्वाद कभी भी नहीं लिया। अन्ना कभी भी हजारे अन्ना ने आशीर्वाद नहीं दिया। अन्ना हजारे ने शुरुआत में ही कहा था कि उनकी जो यात्रा है वो यात्रा आंदोलन की है। वो गैर राजनीतिक रहते हुए अपनी यात्रा करना चाहते हैं और हमारा ये मानना था कि जब तक राजनीति के कीचड़ में नहीं उतरेंगे झाड़ू लेकर, तब तक ये कीचड़ साफ नहीं होगा। देखिए, हम उन परिवारों से आते हैं रौनक भाई, आप हम सब आम घरों के बच्चे जो यहां बैठे हैं, जिनके घरों में हमें यह सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि राजनीति बेरोजगार लोगों का, गुंडों का, बाहुबलियों का या बहुत अमीर लोगों का काम है। इसमें आम घरों के बच्चे नहीं जा सकते और कोई भी नहीं आना चाहता। लेकिन किसी को तो राजनीति के दलदल में उतरना पड़ेगा। ये वही मानसिकता है जो कहते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह की तो बहुत हम लोग सब बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं उनसे। लेकिन कहते हैं कि अगर भगत सिंह जी पैदा हो, हमारे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो। यह मानसिकता नहीं हो सकती। देखिए, गुजरात मॉडल की चर्चा देश भर में होती रही। अब आप दिल्ली मॉडल की बात करें, लेकिन मेरा सवाल यह है, गुजरात में आप आ रहे हैं, आपका नारा है एक मौका केजरीवाल को। क्यों मेरे ईसुदान को एक मौका नहीं? क्यों मेरे गोपाल इटालिया को एक मौका नहीं? क्यों आपको भरोसा नहीं है कि ईसुदान के नाम पर वोट मिलेंगे? आपको भरोसा नहीं है गोपाल इटालिया के नाम पे वोट मिलेंगे? शायद ये वजह कि आप चेहरा केजरीवाल का आगे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े वोट गेटर जिसे कहते हैं, जिनके नाम पर वोट पड़ता है, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। आधी सेकंड के लिए रुकूंगा, आधी सेकंड के लिए मैं यही कहता हूं। आप बार बार ये कहते रहे हमें राजनीति नहीं आती है, लेकिन यही चीज बताता है आपको राजनीति आती है, आप राजनीति करने ही आए। अब इन जी भारतीय जनता पार्टी से लड़ते लड़ते हो सकता है थोड़ी बहुत राजनीति हम सीख गए हों। जैसे भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर आदरणीय मोदी जी के नाम पर वोट मांगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मोदी जी के नाम पर शायद वोट पड़ता है। इसलिए आम आदमी पार्टी अपने नायक, अपने सबसे बड़े नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांगती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारी गुजरात की इकाई कमजोर है। ईशुधन गढ़वी से लेकर गोपाल इटालिया तक आम आदमी पार्टी में एक एक ऐसा सेनानी है जो भारतीय जनता पार्टी की मसल पावर, मनी पावर और मीडिया पावर से लड़ने का गूदा रखता है, उसकी ताकत रखता है। नहीं, देखिए, अब बार बार बस अब वही मुद्दे पर आता हूं। बार बार जितने भी आपके नेता आते हैं, बार बार ये बोलते हैं कि मीडिया डरा हुआ है, मीडिया हमें नहीं दिखा रहा है। शुरुआत वहां से होता है। यदि मैं एबीपी अस्मिता, मैं भी तो मीडिया कर्मी हूं, डरा होता तो स्वाभाविक तौर पे आपको आमंत्रित नहीं करता। मैं डरा होता तो ईशुदान गढ़वी को आमंत्रित नहीं करता। क्यों ये नकारात्मकता फैलाई जाती है कि लोग डरे हुए, उसके लिए आम आदमी पार्टी, आप मीडिया को क्यों आप मोहरा बनाते, मुझे बताइए। हम तो डरे हुए नहीं है। मीडिया को बिल्कुल भी मोहरा नहीं बनाते और हम मीडिया से बहुत प्यार और उनका सम्मान करते हैं। आप निडर पत्रकार हैं रौनक भाई। एक माहौल ऐसा बन गया, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा, लेकिन अन्य मीडिया आउटलेट्स की बात कर रहा हूं, जहां बहस बुलाई जाती है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि आम आदमी पार्टी ने यह कितना गलत काम कर दिया, जिसमें एक भाजपा का प्रवक्ता होता है, एक आरएसएस का विचारक होता है, एक कांग्रेस का प्रवक्ता होता है, जो पत्रकार होते हैं दो जो भाजपा के प्रति अपना पक्ष रखते हैं, एक एंकर होता है जो भाजपा का ही एम्प्लॉय होता है, और आम आदमी पार्टी का एक भी प्रवक्ता नहीं होता है, और बहस होती है। यह दिखाता है कि आज भारत देश में मीडिया की जो स्थिति है
वो भारत की राजनीति की तरह बद से बदतर होती जा रही है। राघव, देखिए, आपने बताया कि बीजेपी से आप लोगों ने राजनीति सीख ली। अब यही चीज की चर्चा होती है कि अरविंद केजरीवाल ने भी नरेंद्र मोदी से राजनीति सीखी, या तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। जितने भी एक्सपर्ट गुजरात के, किसी को भी पूछ लीजिए, आपके लोगों को भी पूछ लीजिए, आम आदमी की, ये कहते हैं कि नरेंद्र भाई जिस स्टाइल से आगे बढ़ते थे, इसी स्टाइल से अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि ये हुआ कि ये तो नरेंद्र मोदी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, सबकी यात्राएं अलग होती हैं, हर नेता का अपना काम करने का, लोगों से बात करने का तरीका अलग होता है। लेकिन अगर किसी नेता में कोई एक ऐसे गुण है जो सीखने चाहिए तो जरूर सीखने चाहिए। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी से अरविंद केजरीवाल जी सीखते, मैं उल्टा भी कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से भाजपा कई सारी चीजें सीखती है। देखिए, आप लोगों की जितनी भी रैली वगैरह होती है, आप मुद्दा बनाते हैं एजुकेशन, आप मुद्दा बनाते हैं स्वास्थ्य को, और होना भी यही चाहिए। लेकिन गुजरात की एजुकेशन सिस्टम अच्छी नहीं होती तो मेरा ईशुदान इतना सीनियर जर्नलिस्ट कैसे बनता? कितने सारे लोग हैं IIT IIM वाले, कितने सारे IAS IPS हमारे गुजरात से निकले हैं, और वो सरकारी शाला में पढ़कर ही तो निकले हैं। यानी कि आपके मॉडल हो सकता है दिल्ली का अच्छा हो, लेकिन गुजरात का एजुकेशन मॉडल को अच्छा नहीं दिखाना, यानी कि तो ईशुदान का अपमान है। एक कहावत है अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है, एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। यानी कि जो एक्सेप्शन होता है वो ही जो कानून है, जो रूल है, उसे सार्थक कर देता है। ईशुदान गढ़वी भाई और अन्य साथी वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं। एक विषय, अगर भारत की नींव आपने मजबूत करनी है तो लोगों को अच्छी और मीनिंगफुल शिक्षा देनी होगी। आप सोचें कि अगर आज एक गरीब मजदूर जो महीने का 10,000 रुपए कमाता है, अगर उसके बच्चे को अच्छी सरकारी मुफ्त शिक्षा मिल जाए और वो पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बन जाए तो उसकी महीने की 2 लाख रुपए की नौकरी लगेगी। वो अपने परिवार की भी गरीबी हटाएगा, अपने समाज की भी गरीबी हटाएगा और एक मजबूत भारत की नींव रखेगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी बार बार शिक्षा की बात करते। अब मैं मेरी बात पर आता हूं। राघव, आपने बात कही भारत की नींव मजबूत होनी चाहिए करके। क्यों आपको लगता है कि मेरे हिंदुस्तान की, मेरे भारत की नींव मजबूत नहीं है? इसी भारत को सरदार ने बनाया है, इसी भारत को गांधी ने बनाया है, उसकी नींव पहले से मजबूत है। आप लोग क्यों बार बार नींव पर चोट करते? क्यों बार बार ये नहीं कहते कि भारत की इमारत बड़ी होनी चाहिए? क्यों नींव को हिलाने पर जुड़े? आज अगर भारत की नींव इतनी मजबूत होती जितना सरदार वल्लभ भाई पटेल फाउंडेशन या मजबूत ही रहा है, महात्मा गांधी जी ने सोचा होगा, जो उन्होंने सपने देखे होंगे भारतवर्ष के, एक आजाद देश के, एक आजाद मुल्क के, अगर उतने ही मजबूत होते तो अभी जो मैंने आपको बताया, गिनवाई वो फहरिस्त लंबी, इतने लोग सड़कों पे विरोध प्रदर्शन के लिए ना उतरे होते। हमारे हिंदुस्तान के और गुजरात के हर जगह के स्कूल A1 प्राइवेट स्कूलों के टक्कर के होते, सबको वर्ल्ड क्लास मुफ्त ऑपरेशन, बढ़िया दवाइयां और इलाज मिल रहे होते जैसे दिल्ली में मिल रही है, सबको मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी, जो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए चाहिए होता, वो मिलती। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं युवा पीढ़ी से आता हूं, हमारे गुजरात के युवाओं के पास रोजगार होता, एम्प्लॉयमेंट होती। राघव, देखिए, आप गारंटी की बात करते हैं, गारंटी कार्ड बांटते हैं। हमारे यहाँ तो गरबा का कार्ड होता है, गारंटी कार्ड नया सुना है। लेकिन जब गारंटी कार्ड बांटते हैं तो बोलते हैं कि 10 लाख रोजगारी देंगे, 15 लाख सरकारी रोजगारी देंगे, लेकिन गवर्नमेंट का जो महकम है, जिसको टोटल सीट बोलते हैं, तो जो टोटल वैकेंसी है, कुल मिलाकर 10 लाख से कम है। तो क्यों लोगों को ये नहीं बताते हैं कि जितनी खाली है वो भर देंगे? अब क्यों ऐसे भ्रमित करते हैं कि 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे? कोई कैलकुलेशन तो होगा। ईशुदान भाई ने भेजा होगा आपको, और लोगों ने भेजा होगा कि सही में गुजरात में इतना ही महकम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन सरकार बनी उसके 4 दिन बाद सबको रोजगार मिल सकता है, क्योंकि रोजगार की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में भी थोड़ा समय लगता है, महीना, 2 महीना, 6 महीना, थोड़ा समय लगता है। लेकिन तब तक हर युवा को बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपए का अवश्य मिलेगा। एक व्यवस्था बनाई है लोगों को, युवाओं को स्टेबिलिटी देने की। लेकिन राघव, देखिए, पूरा देश गुजरात में रोजगारी के लिए आता है। मेरे गुजरात में मूंगफली बेचने वाला बंदा भी 10-20 हजार कमा लेता है, तो 3,000 दिखाकर वोट मांगना ये कितना जायज है? आप देखिए, देश के एक प्रदेश का बंदा है, यहाँ राजकोट में होगा, खानगी मतलब निजी रोजगारी की कोई समस्या है ही नहीं, और होती तो बाहर से लोग नहीं आते। ये भी तो सच्चाई है। मैं बता देता हूं, इसके पीछे भी कैलकुलेशन है। लेकिन अच्छी बात है
कि आपने ये बात कही कि 3,000 रुपए जेब में डालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे भाजपा के दोस्त कहते हैं कि 3 लाख करोड़ का कर्जा है गुजरात पे, ये 3,000 रुपए हर आदमी को कैसे बांटोगे? तो वो भी ये मान तो गए हैं कि सरकार हमारी बनेगी, 3,000 हम ही बांटेंगे, वो बस जानना चाहते हैं कि कैसे बांटेंगे। खैर, मैं आपके सवाल पर आता हूं। जब हम ये पूरा सेफ्टी नेट बना देंगे, एक सिक्योरिटी नेट, जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के 4 बड़े स्तंभ हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद जेब में जब 3,000 रुपए भी डालेंगे ना युवाओं के, तो वो आराम से इंतजार करेंगे अपनी नौकरी का कि जब नौकरी लगेगी तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, अभी 3,000 रुपए ले लो। आप युवाओं से पूछो, युवा अरविंद केजरीवाल की इस गारंटी का स्वागत कर रहे हैं। मैं अंत की ओर जाऊं, 2-3 बातें कर लेता हूं। देखिए, आपने सरदार साहब का नाम लिया। अब उन्हीं सरदार साहब का जो संकल्प था, नर्मदा योजना, उस मेघा पाटकर जिसने मेरे गुजरात का सालों तक, जिसकी करतूतों के चल के नर्मदा योजना डिले हुई, उसको आप लोगों ने कैंडिडेट बनाया, जो गुजरात विरोधी छवि रखता है। आप आपके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से सर्वे कर लिए, इस सुधार को पूछ लीजिए। हर कोई जानता है कि गुजरात क्यों 20 साल तक प्यासा रहा, क्योंकि नर्मदा योजना का विरोध मेघा ने किया। अब उसी मेघा पाटकर को, मुझे मालूम नहीं है बीजेपी वाले सही बोलते हैं झूठ बोलते हैं कि आप सीएम का कैंडिडेट करेंगे नहीं बनाएंगे, वो आप जाने, बीजेपी जाने, लेकिन ये तो सच्चाई है कि आपने उसको टिकट देकर लोकसभा में भेजने का प्रयास किया था मुंबई से। ये भी तो सच्चाई है। यानी कि गुजरात विरोधी मेघा पाटकर आपके साथ रही हो तो लोग कैसे भरोसा करेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी सोनिया गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की तरफ अग्रसर हो सकती है, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी मेधा पाटकर को नहीं, वो नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करें, मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी साथी तो रही है जो गुजरात विरोधी थी। ये कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इस बात को सिरे से खारिज कर दूं। मैं आज इस बहुत बड़े मंच से, एबीपी के मंच से, हर गुजरात के वासी को कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि भाजपा के व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा से प्लीज आप सब सावधान रहें। कोई भी चीज अगर भाजपा के लोग आपको भेजें तो उसे 4 बार चेक करें उस पर विश्वास करने से पहले। ऐसे बहुत झूठ फैलाए गए हैं और चुनावों तक ऐसे बहुत झूठ फैलाए जाएंगे, प्लीज आप सब सावधान रहिएगा। लेकिन ये तो सच्चाई है कि आपकी पार्टी की कैंडिडेट रही है मेधा पाटकर, ये भी तो सच्चाई है। देखिए, मैं फैक्ट्स को डिस्प्यूट नहीं कर रहा रौनक भाई, मैं आज 2022 में जिस मंच पे खड़ा हूं, जिस चुनाव को हम लड़ने जा रहे हैं, उसकी बात आपके सामने रखा हूं। देखिए, अब उसी बात पर आगे आता हूं। आपकी एंट्री हुई दिल्ली में कांग्रेस को हराकर, पंजाब में आपने कांग्रेस को हराया, यहां पर बीजेपी को हराना है। और कांग्रेस के लिए तो आपने शब्द यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया है। अब ऐसे में आपका वो इतिहास तो रहा नहीं बीजेपी को हराने का, आपने जो जिसको भी हराया वो कांग्रेस को हराया है। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और बहुत लोगों के जहन में ये सवाल है, और मुझसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी वहीं अच्छा करती है जहां कांग्रेस को हराना होता है और किसी राज्य में अच्छा नहीं करती, कि ये बात सरासर गलत है। दिल्ली का आप उदाहरण लीजिए। दिल्ली में 2013 के चुनाव में जब पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, वहां सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा था, क्योंकि उस चुनाव के नतीजे कुछ इस प्रकार से, बीजेपी को 32 सीटें और आम आदमी पार्टी को 28 सीटें, कांग्रेस तो 2-4 सीटों पे ओवर हो गई। उसके बाद 2015 का चुनाव आया, 2 साल बाद ही दिल्ली का फिर से चुनाव हो गया, विधानसभा का मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव। उसमें भी आम आदमी पार्टी बना भाजपा हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली, बीजेपी को 3 सीटें मिली और कांग्रेस को 0 सीट मिली। फिर 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी की फाइट हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें मिली, 8 सीटें भाजपा को मिली। कांग्रेस ना 2013 में, ना 2015 में, ना 2020 में कहीं पर भी फाइट में थी। केजरीवाल मॉडल तो ये भी था ना कि दिल्ली में आपने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार बनाई थी। क्या गुजरात में कभी भी जरूरत पड़ी तो कांग्रेस का साथ लेंगे? देखिए, इसके 2 जवाब हैं। पहली चीज, गुजरात का सह प्रभारी बनने के बाद आज मेरा पहला दौरा है। नहीं, आपका गणित अच्छा है, मैं सच्चाई में जानता हूं। आप मुझसे 2 महीने 3 महीने न जाने क्या क्या आंकड़ों के आधार पर सवाल पूछ रहे हैं, हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देना
या हाइपोथेटिकल सवालों में ना फंसना एक समझदार प्रवक्ता का पहला रूल होता है, पहला नियम होता है। एक चीज, दूसरी चीज नहीं देखिए, फंसने फंसाने वाली बातें तो पॉलिटिकल पार्टी करती है, पत्रकार क्या करे? नहीं, मैं आ रहा हूं उसमें। और क्योंकि आपने दिल्ली की बात करी, 2013 में हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार नहीं बनाई थी, अल्पमत की सरकार बनाई थी। एक अल्पमत की सरकार और एक गठबंधन की सरकार, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट और एक अलायंस गवर्नमेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। और क्योंकि वो नियम कायदे पे सरकार बनाई गई थी, लोकपाल कानून में कांग्रेस ने हमारा साथ नहीं दिया, एक नई नवेली सरकार पूरी सरकार को लात मार के उस कुर्सी को छोड़ के अरविंद केजरीवाल जी फिर सड़कों पे आए, लोगों के बीच गए और आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश की सरकार 2015 में बनाई। एक आखिरी सवाल, गुजरात का केजरीवाल, गुजरात का मान कौन होगा? ईसुदान गढ़वी होगा या और कोई? फिर मैं आज, आप गणित के मास्टर है, देखिए आप लोग रिसर्च करके काम करते हैं और कई सालों से रिसर्च चल रहा होगा। छोटी छोटी बात में आप सर्वे करवाते हैं, काफी कुछ सर्वे भी तो हुआ, मैं भी तो कोई खबर निकालूं। जैसे ही सर्वे कराएंगे और जैसे ही सर्वे के नतीजे आएंगे, मैं रौनक भाई पर्सनली आपको फोन करके उसके नतीजे आपसे नहीं, मुझे नहीं, आप पर्सनली फोन मत कीजिए, मेरे पास कोई सर्वे। देखिए आप कॉन्फिडेंट है सरकार बनेगी, आप मेरे पहले ही दौरे पे मुझसे पूछ रहे हैं कि सब बता दीजिए। आप लोग कॉन्फिडेंट है आपकी सरकार बनेगी? ईसुदान बार बार कहता है बदल देंगे, बनेगी, बदलना ही तो, ये भी तो सोच के खुद तो सोचा होगा। देखिए आप लंबा सोच के चलने वाले लोग हैं। आप जब अन्ना के स्टेज पर गए तभी कुछ सोचा होगा, कांग्रेस के साथ सरकार में, मतलब कांग्रेस का समर्थन लेके सरकार में बैठे तभी कुछ सोचा होगा, पंजाब को लेकर मान जी को बिठाए तभी कुछ सोचा होगा, गुजरात के बारे में भी तो कुछ। आप गुजरात का सोचते हैं तो आपके कार्यकर्ता का तो सोचा होगा कि उसको कौन सा स्थान दे। ये फैसला आम आदमी पार्टी गुजरात के लोगों पर छोड़ती है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार यहां अवश्य बनेगी। अब उसका मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन होगा, वो कौन तय करेगा, कब तय होगा, ये आने वाले समय में हम आपको जरूर बताएंगे कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राघव, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, થેન્ક યુ। પ્રયાસ હતો આમ આદમી પાર્ટીનો પણ મત રાખવાનો, કારણ કે વારંવાર એ કહેવામાં આવે છે કે મીડિયા ડરેલું છે, ના આ એનો પુરાવો છે, મીડિયા ડરેલું નથી। માત્ર રોનક પટેલ કે અસ્મિતા નહીં, તમામ લોકો બોલે છે, તમામ લોકો સત્યને સામે લાવવાનો પ્રયાસ કરે છે। વાત રહી રાજનીતિની, તો રાજનીતિમાં અર્જુન પણ છે, રાજનીતિમાં રાઘવ પણ છે, પણ આપણે તમામ લોકો જાણીએ છીએ આ કળિયુગ છે।